इस क्लास में हम लोग माइंड मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश के बारे में, फिर हर्षवर्धन वंश के बारे में कि हर्षवर्धन का शासन किस प्रकार से शुरू होता है, उनके समय में कौन कौन से युद्ध और संघर्ष हुए थे, हर्षवर्धन के समकालीन शासक कौन कौन से थे इसको देखेंगे। फिर हेनसांग के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के द्वारा धर्म को किस प्रकार से संरक्षण दिया गया था इसके बारे में देखेंगे, कर व्यवस्था के बारे में जानेंगे और हर्षवर्धन के साहित्य, प्रशासन और अन्य जो परिषद है इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप हमारे साथ यदि इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हमेशा की तरह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन टॉपिक से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपसे एग्जाम में सॉल्व हो पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको गाइड करने वाला हूं तो मैं इसमें कैपेबल हूं या नहीं। मेरा नाम LM शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने RRB NTPC एग्जाम के साथ साथ SSC के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम JPSC मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 6वीं शताब्दी के आसपास में गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो चुका था और उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वह कई राज्यों में विभाजित हो गया था। जैसे वल्लभी में मैत्रक वंश का शासन हो गया था, पंजाब वाले एरिया में हून का शासन हो गया था, कन्नौज वाले एरिया में मुखारी वंश का शासन था और मालवा वाले क्षेत्र में अशोकवर्मन का शासन स्टार्ट हो गया। उन्हीं शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं वर्धन वंश, जिसके संस्थापक जो थे पुष्यभूति हैं, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया जो कि अंबाला हरियाणा में है और इन्होंने अपनी सूझबूझ से और शक्ति के दम पे एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। इनका उपाधि प्रभाकर वर्धन भी था और इनकी पत्नी का नाम जो था यशोमती था। इनके 2 पुत्र हुए जिसका बड़े बेटा का नाम हुआ राजवर्धन और छोटे का हुआ हर्षवर्धन और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था राजश्री। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रभाकर वर्धन को कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक बेटी थी राजश्री। बाद में वो अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी नरेश ग्रहवर्मन से कर देते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राजश्री जो उनकी पुत्री थी उनका विवाह किससे होता है, तो कन्नौज के मुखारी नरेश ग्रहवर्मन से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और पिता की मृत्यु के बाद राजवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उनका बड़ा पुत्र जो राजवर्धन होता है वो गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ से जब राजवर्धन का शासन प्रारंभ होता है तो मालवा नरेश देवगुप्त ने जो है ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ग्रहवर्मन की हत्या किसने की, अर्थात राजश्री का जो पति था ग्रहवर्मन उसकी हत्या कर देते हैं मालवा नरेश देवगुप्त। बाद में राजश्री को भी बंदी बना लिया जाता है, अर्थात हर्षवर्धन की बहन को भी बंदी बना लिया जाता है और उनके बहनोई अर्थात ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा। इसके बाद जो है राजवर्धन इसका बदला लेता है और देवगुप्त को हरा देता है। किसको हरा देता है, देवगुप्त को हराता है। लेकिन गौड़ का शासक था शशांक। कौन, गौड़ शासक शशांक जो है धोखे से इसकी हत्या कर देता है। किसका, राजवर्धन का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि राजवर्धन की हत्या किसने की, तो गौड़ शासक शशांक जो है उसकी हत्या कर देता है। ये यहाँ तक का स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। जब राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक के द्वारा कर दिया जाता है तो राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं और यहाँ से हर्षवर्धन काल की शुरुआत होती है। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। जब गौड़ शासक शशांक के द्वारा राजवर्धन की हत्या किया जाता है उस समय हर्षवर्धन जो है मात्र 16 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे और ये गद्दी को संभालते हैं। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं और स्वयं को राजपुत्र कहते हैं और ये अपने आप का जो नाम रखते हैं राजपुत्र और शिलादित्य। तो यहाँ से 2 उपाधि इनको मिल जाता है, राजपुत्र और शिलादित्य। तो क्वेश्चन बनता है कि राजपुत्र
या फिर शिलादित्य किसका दूसरा नाम है? तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम है। और ये जो उनकी जो बहनोई थे ग्रहवर्मन, उसकी हत्या के बाद उनकी जो बहन थी रायश्री, उनको एक खोजते हैं किसकी मदद से? दिवाकर मित्र, उनके आचार्य थे दिवाकर मित्र, उनकी सहायता से अपनी बहन रायश्री को भी ये खोजने का कार्य करते हैं और खोजने में सफल होते हैं। अब यहाँ पे जो है हर्षवर्धन अपनी राजधानी जो है कन्नौज बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? कन्नौज बनाते हैं। और धीरे धीरे अपनी सूझबूझ से, अपना पराक्रम के दम पर ये चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। हर्षवर्धन के प्रमुख युद्ध और संघर्ष के बारे में बात किया जाए तो ये दो शासकों से अपनी लड़ाई करते हैं। पहला है गौड़ शासक शशांक और दूसरा है दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने शशांक से युद्ध और संघर्ष क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा ही किया गया था और उससे बदला लेने के लिए हर्षवर्धन शशांक से युद्ध करता है और शशांक को हराकर इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कब? 619 ईस्वी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शशांक को किसने हराया? तो हर्षवर्धन ने हराया। और शशांक की मृत्यु कब हुई? तो 619 ईस्वी में हुई। और तब जाके हर्षवर्धन का शत्रुता जो है समाप्त होता है। इसके बाद जो दूसरा संघर्ष होता है पुलकेशिन द्वितीय से, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये नर्मदा नदी के पास हुआ था और यहाँ पर जो है हर्षवर्धन हार जाता है पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन जितने भी युद्ध लड़ता है अपने शासनकाल में, सिर्फ यही एक युद्ध था जो कि पुलकेशिन द्वितीय से वो हारता है। बाकी सारे युद्धों में हर्षवर्धन विजित रहता है, जीतता है। और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये नर्मदा नदी के पास हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हर्षवर्धन के समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो यहाँ पे इनके समकालीन शासक जो थे वो है भास्कर वर्मा। ये कामरूप वर्मन वंश के शासक थे और ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। दूसरे हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिनसे हर्षवर्धन हार जाता है। एक चालुक्य वंश के शासक थे और चालुक्य वंश की राजधानी जो है बादामी था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? तो ये बादामी था, जो कि बीजापुर कर्नाटक के पास है। और तीसरा जो है गौड़ शासक शशांक थे, इसकी राजधानी जो है कर्ण सुवर्ण थी। और यह जो शशांक था वह कट्टर सेव था, कट्टर शैव धर्म को अर्थात शिव जी की पूजा करने वाला शासक था। और इन्होंने ही बोधि वृक्ष को कटवाया था। जो बोध गया में बोधि वृक्ष था उसे शशांक ने ही कटवाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो इसे कटवाने का कार्य किया था शशांक ने। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो शासक है जो हर्षवर्धन के समकालीन था वह है ध्रुवसेन द्वितीय। ये वल्लभी गुजरात का शासक था और इसे भी हर्ष जो है हरा देता है। हर्षवर्धन इसे पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद अपनी पुत्री का विवाह इससे करते हैं। किससे? ध्रुवसेन द्वितीय से। और वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है और इस प्रकार से अपनी सूझबूझ से सैन्य के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को बढ़ाता चला जाता है। अब हम देखेंगे हेनसांग के बारे में। हेनसांग जो है यह चीन का था, चीन का यात्री था और भारत में आया था और यह 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। तो टोटल कितने दिनों तक यहाँ पे रहा या फिर कितने वर्षों तक रहा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये टोटल लगभग 15 वर्ष तक यहाँ पे रहा। कहीं कहीं आपको एग्जाम या ऑप्शन में 14 वर्ष भी मिलेगा, 16 वर्ष भी मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के आसपास में डेट रहेगा उसको आपको टिक करना है। तो लेकिन यह मुख्य रूप से 629 से लेकर 645 ईस्वी के बीच में भारत में रहा था। कौन? हेनसांग। और यह चीन का यात्री था। इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का? तो इसका भारत में आने का उद्देश्य था, यह चाहता था बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना, शिक्षा पाना, ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात यह ज्ञान प्राप्ति के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था और इसी के जरिए वह बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना चाहता था और उन्होंने ऐसा किया भी था। उन्होंने यहाँ के शूद्रों को कृषक कहा था, शूद्र जाति को जो है कृषक कहते हैं। कौन? हेनसांग।
और हेनसांग को अलग अलग उपाधियों से नवाजा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनसांग को कौन कौन सी उपाधि से नवाजा गया है। तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या फिर नीति का पंडित या फिर वर्तमान शाक्यमुनि, ये तीनों उपाधि से नवाजा गया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है, हेनसांग को कहा जाता है। वर्तमान का शाक्यमुनि किसे कहा जाता है, ये भी हेनसांग को ही कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। तो हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, इसलिए महायान के बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था और बौद्ध धर्म को बहुत ही शालीनता से, बहुत ही आस्था के साथ ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था। यदि ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से रहेगा, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, तब वहां जाके आपका आंसर हो जाएगा महायान। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग हर्षवर्धन काल के कर सिस्टम को देखेंगे, कर व्यवस्था को जानेंगे। तो इनके शासन काल में नकद कर को हिरण्य के नाम से जाना जाता था। वहीं कृषि का जो उपज था उसका 1/10 शासक को देना पड़ता था। कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई किसान या कृषक 100 केजी चावल उपजाता है सपोज दैट, तो उसे 10 केजी जो है शासक को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, अर्थात 1/10 जो है टैक्स लगता था कृषि का उपज का, और इसे भाग के नाम से जाना जाता था। ध्यान में रखना है, नकद कर को हिरण्य कहा जाता था, वहीं कृषि के उपज को भाग कहा जाता था। एक अलग प्रकार का टैक्स था, उसे बलि कहा जाता था और इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलता है। अब हम लोग हर्षवर्धन काल में साहित्य, प्रशासन और महामोक्ष जो परिषद हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब हम लोग हर्षवर्धन काल के साहित्यिक योगदान के बारे में देखेंगे। तो हर्षवर्धन के समय में दो विद्वान थे, बाणभट्ट और मयूर, जो उनके शासन काल में थे। बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट के द्वारा जो रचनाएं की गई है उसका नाम है हर्षचरित और कादम्बरी, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि बाणभट्ट के द्वारा रचित रचना कौन सा है, तो हर्षचरित है और कादम्बरी है। वहीं मयूर के द्वारा जो रचना किया गया है उसका नाम है सूर्य शतक। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है हर्षचरित और सूर्य शतक के बारे में। सूर्य शतक मयूर ने लिखा है, वहीं हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हर्षवर्धन जो है खुद एक विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था, खुद एक लेखक था, और इन्होंने भी कुछ रचनाएं की है, जिसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसके बारे में जो रचना किया गया है ये हर्षवर्धन के द्वारा खुद ही किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के द्वारा निम्न में से कौन कौन सी रचनाएं की गई है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन ने खुद ही लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि हर्षवर्धन के शासन काल में महामोक्ष परिषद जो आयोजित किया जाता था प्रयाग में, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, हर्षवर्धन के द्वारा महामोक्ष परिषद का आयोजन कहां पर किया जाता था, तो ये प्रयाग में किया जाता था। और यह आयोजन हर 5वें वर्ष में किया जाता था, हर 4 साल के बाद 5वें वर्ष में ये होता था। और यह आयोजन किस प्रकार से होता था, तो पहले दिन में बुध की पूजा की जाती थी, वहीं दूसरे दिन में सूर्य की पूजा किया जाता था, और तीसरे दिन में शिव की पूजा किया जाता था, चौथे दिन में दान आदि दिया जाता था। इस प्रकार से यह आयोजन होता था। और इस प्रकार से जब 6वीं परिषद का आयोजन किया जा रहा था हर्षवर्धन के द्वारा, उसी समय हेनसांग इसमें शामिल हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 6वीं परिषद में हेनसांग जो है शामिल हुआ था सभा में हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो हर्षवर्धन जो था ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। भारत में जितने भी लोग शासन करने वाले थे उसमें से अंतिम हिंदू सम्राट जो है हर्षवर्धन था, और इसका शासन जो है उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। इसका प्रभाव दक्षिण भारत तक नहीं हो पाया, और यह जो शासक था ना ही बहुत ज्यादा कट्टर था, ना ही पूरे भारत पर इसका शासन था। ये दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, दूसरे धर्म को भी उतना ही ज्यादा
इज्जत देता था जितना ये खुद अपनी धर्म बौद्ध धर्म को देता था, अर्थात यह कट्टर नहीं था। अब हर्षवर्धन के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद और उसके अधिकारी के बारे में देखेंगे तो अधीनस्थ शासक को महाराज कहा जाता था, सामंत को महासामंत कहा जाता था, मंत्री परिषद के मंत्री को अमात्य या फिर सचिव कहा जाता था और प्रांत को भोक्ति के नाम से जाना जाता था और भोक्ति का प्रशासक अर्थात प्रांत के प्रशासक को उपरिक या फिर राष्ट्रीय कहा जाता था। ग्राम शासन के प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक के नाम से जाना जाता था। वहीं पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी को चाट या भाट कहा जाता था और पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक या फिर दंडिक कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर कहा जाता था और अश्व सेना के अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था। तो ये कुछ उनके अधिकारी थे और जिन्हें उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत कम ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम देखेंगे हर्षवर्धन का नालंदा विश्वविद्यालय को बढ़ाने में इसका क्या योगदान था। तो आपको मालूम होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि गुप्त वंश का शासक था। लेकिन हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो सीलभद्र बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो वह सीलभद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के शासनकाल में महायान बौद्ध शाखा का प्रमुख संस्थान के रूप में उभरता है और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बढ़ोतरी के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर्षवर्धन जो है लगभग 100 गांवों का जो आय हुआ था वह दान में दे दिया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति को, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हो सके। अब हर्षचरित में उल्लेखित अधिकारी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमुख अधिकारी और कार्य को देखेंगे तो अधिकारी सिंहनाद हैं, इनका कार्य क्या था? ये मुख्य सेनापति थे। वहीं जो अवंती थे ये शांति और युद्ध मंत्री कहे जाते थे। स्कंदगुप्त ये हाथी सेना अर्थात गज सेना का अधिकारी होता था और कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के शासन काल में शांति और युद्ध मंत्री कौन होता था? तो अवंती होता था, जबकि मुख्य सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था और हाथी सेना के अधिकारी को स्कंदगुप्त कहा जाता था और अश्व सेना का प्रधान अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हर्षवर्धन अर्थात वर्धन वंश के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट थे, उसको हमने देखा। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं यही हमारे मोटिवेशन होता है और अगला वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।